डायमैग्नेटिज्म को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सपोज कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, और इसमें आई करंट फ्लो हो रही हो। क्या करंट फ्लो हो रही हो? आई करंट। अब आपको पता है, तो मेरे को पता है कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है क्लॉकवाइज, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। समझ में आ रहा है? एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में था कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन दोनों कैसे होती हैं, सेम होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड्स में क्या होता है, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होती है। ये पी की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव और ई की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये सब चीजें बताने के पीछे रीजंस ये था कि मैग्नेटिक नेचर्स में अगर हम किसी भी मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, क्या बोला अपन, हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। अगर हम किसी मटेरियल में क्या करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। रेस्ट में तो हमने देखा था ना कल मैग्नेटाइजेशन। लेकिन ये क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो तब भी उसका मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन इसके केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते भी हैं तो वो कैंसिल करेगा, ठीक है, क्योंकि डायपोल की डायरेक्शन, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अरे हाँ ना बोलो। डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, म्यू इक्वल टू आई ए वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे उसकी डायरेक्शन भी और डायपोल की डायरेक्शंस भी सेम होती है। और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसका बिहेवियर कैसा है, अपोजिट। पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन दोनों कैसी थी, एक दूसरे के अपोजिट। तो दिस व्हेन a magnetic field aligns the atomic dipole, मतलब कोई बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, in its direction the magnetized material क्या करेगा, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल अपने आप पे एक एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करेगा, क्योंकि एक मैग्नेटिज्म या एक मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही होता है मटेरियल का, जिसको हमने पहले अभी देखा था मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में। लेकिन अगर हम बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं मटेरियल पे तो वो अपने आप पे एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड देखेगा, ठीक है। द मैग्नेटाइज्ड मटेरियल produces an extra magnetic field
तो बी और म्यू की डायरेक्शन सेम होती है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और जिसकी डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन से ही के समान होती है। ठीक है, देखा था ना अभी हमने पीछे कैसे करंट कैरिंग लूप में अगर आई करंट फ्लो हो रही थी तो सारे डायरेक्शंस, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस और म्यू दोनों सेम थे। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा या लोअर हो जाएगा, बताइए मुझे। अरे क्यों कहेगा ग्रेटर होगा मैग्नेटिक फील्ड या लोअर होगा, स्मॉलर होगा? क्या कहा हमने कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसी को ही कहते हैं, इसी इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की इसी कंडीशंस को कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। और जिनमें इस तरह का पैरामैग्नेटिज्म एग्जिबिट होता है उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। समझ रहे हो, ये बहुत ही स्पेशल केस है। कुछ ही मटेरियल्स होते हैं जो पैरामैग्नेटिज्म होता है, जिनमें कि बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने पर उनका डायपोल मोमेंट पी और बी भी दोनों एक डायरेक्शन में आ जाते हैं और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इनको कैसे क्या कौन सा मटेरियल कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। द टेंडेंसी टू increase the magnetic field, due to magnetization of material, मैग्नेटाइजेशन क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो tendency to increase the magnetic field due to the magnetization of material is called paramagnetism. पैरामैग्नेटिज्म। और हमने क्या कहा, जो मटेरियल इस तरह की एग्जिबिट करते हैं जो पैरामैग्नेटिज्म, उन्हें कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एंड मटेरियल विच exhibit paramagnetism are called paramagnetic material. पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या किसी को पता है पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स, ऐसे कौन से मटेरियल जिनको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, बताओ जरा। हैं, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, और जिनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है तो अगर उनको एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड जैसे देंगे तो उनके जो अंदर एटम है वो अलाइनमेंट हो जाएंगे, जैसे हमने देखा था कल। और उनका फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी एक तरफ और एटम्स की भी डायरेक्शन एक तरफ, फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं एटम्स के, उनको कहते हैं हम डोमेन। चलो स्टार्ट करते हैं, तो फिर धीरे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। इन सम मटेरियल
some materials the permanent atomic magnetic moment. Atomic magnetic moment बिना एक्सटर्नल फील्ड के अप्लाइड करी भी, क्योंकि इनमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इसकी वजह से क्या रहता है, इनके अंदर पहले से ही स्ट्रॉन्ग मतलब मैग्नेटिक नेचर्स रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस तरह के मटेरियल्स में, फेरोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, जब तक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड दिया भी नहीं हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तब भी इनमें हाई मैग्नेटिक नेचर्स रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि इनमें क्या रहते हैं, परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू। देख रहे हो, इन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और ये इनसे क्या बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। और परमानेंट मैग्नेट्स जानते हो ना, परमानेंट मैग्नेट्स कौन सा होता है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स में लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर में लगे रहते हैं, एन और एस, जिनके बीच आर्मेचर कोयल को रखा जाता है, और वो एन एस वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे परमानेंट जो मैग्नेट होते हैं, जिनमें मैग्नेटिक नेचर्स रिमूव नहीं किया जा सकता, ऐसे होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। एक्सचेंज कपलिंग कैसे होती है, ये आपके पास है मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ठीक है, और इसमें एटम्स किस तरह से ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे, ये ये किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, जब ये अनमैग्नेटाइज्ड होता है, पूरी तरीके से अनमैग्नेटाइज्ड, मतलब मटेरियल कैसा है आपका, फेरोमैग्नेटिक है, और इसमें अभी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है, तो ये मैग्नेट आपका क्या रहेगा, अनमैग्नेटाइज्ड। ये कैसे कहलाएगा आपका, अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल। एक छोटा सा बॉक्स ले रहे हैं, इसका एक छोटा पार्ट ऐसे, इसे बोलते हैं कौन सी कंडीशन, अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन। ठीक है, अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन या अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट, जैसे ये है। पर लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि उनमें परमानेंट डायपोल, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और जैसे हम इसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम डायरेक्शन ये से दिखा रहे हैं बी, ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया मटेरियल में, तो अब इसमें देखो, अब कुछ ऐसा हो जाता है,
जो ये एटम्स है ना वो ऐसे अलाइनमेंट हो जाते हैं यूं। ज्यादातर जो एटम्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में अलाइनमेंट हो जाएंगे। ज्यादा पार्ट देख रहे हो, पहले सब इक्वल था, लेकिन ज्यादा एटम्स किसकी तरफ, किसके डायरेक्शंस में आ गए? अरे बोलो भाई, किसके डायरेक्शन में आ गए? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में। और इस तरह के इस फीचर को बोलते हैं हम डोमेन। क्या कहते हैं इसे? डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। डोमेन ग्रोन। और जब डोमेन बनते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड आपने हटाई नहीं है, तो अंदर के जो एटम्स हैं वो अलाइनमेंट हो जाते हैं एक दूसरे से। पहले तो रैंडमली ओरिएंटेड थे, फिर डोमेन ग्रोइंग हुई, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करा और मैग्नेटिक फील्ड को रहने दिया, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं? अलाइनमेंट हो जाते हैं इनसाइड। ये इस तरह से अलाइनमेंट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड है ही, डोमेन, अलाइनमेंट। समझ में आ रही बात? फेरोमैग्नेटिज्म में, ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिज्म में ही होता है ऐसा, और बाकी किसी भी मैग्नेटिज्म में इस तरह से प्रोसेस नहीं होता। समझ रहे हो? जो ये डोमेन है, इसके इस इतने छोटे से वॉल्यूम में, 1 मिलीमीटर क्यूब में, डोमेन के 1 मिलीमीटर क्यूब में, पता है आपको कितना एटम्स होते हैं? वॉल्यूम ऑफ 1 मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब में लगभग 10⁻20 एटम्स होते हैं। 10⁻20 एटम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये जो डोमेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसकी इतनी छोटे से वॉल्यूम में 10⁻20 एटम्स होते हैं। ठीक है? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है? बाद में ये पूरा जब अलाइनमेंट हो जाएगा, डोमेन अलाइनमेंट, तो सारे जो डोमेन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में आ जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो? अरे हाँ ना बोलो। डायमैग्नेटिज्म में, इनमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नहीं होता। ठीक है भैया? ये ऐसे सबस्टांस हैं जिनमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नहीं होता। जैसे ही ना इनमें डायमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जैसे इसमें कोई बाहर से या या मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में रखा जाता है इस तरह के सबस्टांस को, तो मैग्नेटिक इसमें डायपोल मोमेंट्स इंड्यूस हो जाता है। ठीक है? फील्ड की डायरेक्शंस में। समझ रहे हो? डायपोल मोमेंट्स इंड्यूस हो जाता है फील्ड की ही डायरेक्शंस में। क्या कहा हमने कि जैसे ही इस तरह के सबस्टांस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसका जो डायपोल मोमेंट है उसमें इंड्यूस करता है अप्लाइड फील्ड। ठीक है? डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है इसमें अप्लाइड फील्ड में, और ये जो डायपोल मोमेंट्स है वो ओरिजिनल फील्ड को के अपोज करता है, ओरिजिनल फील्ड को अपोज करता है ये मैग्नेटिक मोमेंट्स। किसके अकॉर्डिंग? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ है क्या? वैसे तुम लेंज लॉ को आगे इंडक्शन आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां पे हम पढ़ेंगे लेंज लॉ, फैराडेज लॉ।
लेकिन हाँ